इन शॉर्ट दोस्तों, यहाँ पे अचानक से रिवोल्ट नहीं हुआ। रिवोल्ट ऑफ 1857 अचानक से नहीं हुआ दोस्तों। अचानक से एक चिंगारी लगी, लेकिन जो दिलों में आग लगी थी ना, जो यहाँ पे डिसकंटेंट था ना, जो बेसुकूनी थी ना, जो नफरत थी ना अंग्रेजों की, वो बहुत पहले से थी। हर दिन अंग्रेजों के खिलाफ कोई ना कोई रिवोल्ट, कोई ना कोई रेबेलियन होता ही रहता था। यहाँ तक कि जब हम रिवोल्ट यहाँ पे खत्म करेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके बाद भी हम देखेंगे कि बहुत सारे रिवोल्ट, बहुत सारी रेबेलियंस 1857 के बाद भी उठे दोस्तों। लेकिन 1857 मेन क्यों था, इसी के बारे में बात करेंगे ना, इसी के लिए तो लेक्चर पढ़ेंगे ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों बेसिकली ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ये स्टार्ट हुआ, यहां पे चिंगारी लगी बिकॉज ऑफ ए सिपाही म्यूटिनी। एक सिपाही म्यूटिनी हुई। क्या थी वो सिपाही म्यूटिनी, वो हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ फिर बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया, जैसे कि आपके सिविल्स, जैसे कि आपके पीजेंट्स। यहाँ पे मैंने KX लिखा है, यानी थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिविल्स ने यहाँ पे इस सिपाही म्यूटिनी को ज्वाइन किया, जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक चली गई। यानी ये जो रिवोल्ट की लहर थी, ये रिवोल्ट की ये जो अपराइजिंग थी, ये इसकी लहर चली गई नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक दोस्तों। यानी बहुत सारा इलाका अब इसकी लपेट में आ गया, और बहुत सारे पीजेंट्स और बहुत सारे सिविल्स अब इस सिपाही म्यूटिनी को ज्वाइन किया, ताकि वो एक रिवोल्ट कर सके दोस्तों। चलो आ जाओ, अब हम काज पढ़ेंगे कि रिवोल्ट के काज क्या थे। सर रिवोल्ट के काज क्या थे, क्यों ये रिवोल्ट हुआ। बेसिकली अगर हम, इतना मशहूर ये रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन ये हुआ क्यों सर। देखो दोस्तों, ब्रिटिश हिस्टोरियंस और मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस, ये दो अलग लोग होते हैं। यानी जो ब्रिटिश के लोग हैं, जो भी हिस्ट्री लिखते हैं इंडिया के लिए, यानी इंडिया में ये हुआ था, फिर ये हुआ था, इसी तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियन, जो इंडिया के लोग थे, हिस्ट्री लिखते थे, तवारीख लिखते थे, उन्होंने कैसे बोला, उसे उन्होंने क्या बोला कि काज क्या था, दोनों ने अलग अलग लिखा। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने बोला कि इशू ऑफ द ग्रीज्ड कार्टरेजेस, इन्होंने लिखा है कि द काज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द इशू ऑफ द ग्रीज्ड कार्टरेजेस। यानी ये हम आपको पढ़ाएंगे, डिटेल्ड पढ़ाएंगे, एक लेक्चर में, कंप्लीट लेक्चर में पढ़ाएंगे दोस्तों। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, जब यहाँ पे आर्मी मैन हुआ करते थे, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडिया के आर्मी मैन हुआ करते थे, उनको क्या किया गया, पहले तो उनको जो गन हुआ करता था, उसमें गन पाउडर डालनी पड़ती थी, फिर उसके बाद बुलेट डालना पड़ता था, फिर एक रॉड से उसको थोड़ा बॉटम तक ले जाना पड़ता था, और फिर फायर करना पड़ता था। ये एक हेक्टिक टास्क था, और जिसकी वजह से फिर कभी कम या कभी ज्यादा गन पाउडर चला जाता था गन के अंदर। लेकिन दोस्तों फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक इनोवेट किया, एक चीज बनाई उन्होंने, यहाँ पे एक ग्रीज्ड यानी यहाँ पे आप मान के चलिए एक बैग जैसा है, इस बैग में क्या है, इस बैग में गन पाउडर है, और इसी बैग में एक गोली भी है, यानी बिल्कुल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गन पाउडर, यानी जितना गन पाउडर लगेगा। लेकिन इसको रैप कैसे किया है, इसको रैप किया है ऊपर एक ग्रीज्ड पेपर से, यानी वो ग्रीज्ड पेपर एक तो सुअर के चर्बी से बनी थी, और दूसरा काऊ के चर्बी से बनी थी, फैट से बनी थी दोस्तों, ठीक है ना। दिस पिग इज अपोजिट, यानी अपोजिट द मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम इसको प्रोहिबिट करते हैं, मुस्लिम इसको यहाँ पे बिल्कुल इनके लिए मना है, एक उनका नाम भी लेना इसके लिए मना है मुसलमानों के लिए। फिर दांत से ये काटना दूसरी बात है। इसी तरह से काऊ तो जो नॉन मुस्लिम्स है, जो हिंदूज हमारे भाई है, वो इसको यहाँ पे एज ए होली मानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सो इन शॉर्ट, ये ग्रीज्ड कार्टरेज थी, जो ये यहाँ पे रैपर था, इसको दांतों से तोड़ना होता था, फिर यही मजल में डालना होता था फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गन पाउडर एंड दिस बुलेट। लेकिन दोस्तों ये इनके खिलाफ था, इसीलिए फिर जो आर्मी मैन थे, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स, उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट किया, और ब्रिटिश लोग बता रहे कि बेसिकली यही रीजन था। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखा है, नहीं ये रीजन नहीं था, ये भी एक रीजन था, ये एक इमीडिएट काज था, यानी आग फिर बेसिकली चिंगारी इसने लगाई, लेकिन आग तो पहले से ही लगी थी, बेसिकली यहां पे लकड़ी पहले से तैयार थी जलने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। सो वो काजेस क्या थे, वो थे कुछ डीपर काजेस, वो थे 100 सालों से जो घाव लगे थे, जो जख्म लगे थे अंदर, बिल्कुल 100 सालों से 1757 से 1857 तक जो ये 100 साल थे, वहां से जख्म लगे थे, बेसिकली काज वही थे, लेकिन यहां से फिर चिंगारी उन्होंने लगा दी, इन लोगों ने चिंगारी लगा दी।
ठीक है ना दोस्तों, ग्रीज्ड कार्टिलेज ये जो इशू बना, इससे एक चिंगारी मिली, लेकिन जो अंदर दर्द था, जो घाव लगा था, जो जख्म था, वो इन्हीं 100 सालों का था। ठीक है ना, कहां से? फ्रॉम प्लासी 1755 से लेकर टू द रेबेलियन ऑफ मंगल पांडे 1857, जो यहां पे अब मंगल पांडे ने रेबेलियन किया। ठीक है ना दोस्तों, इन शॉर्ट मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि यहां पे जो इशू ऑफ ग्रीज्ड कार्टिलेज है, इट इग्निटेड द सिमरिंग डिस्कंटेंट, यानी इसने चिंगारी लगा दी उस तेल में जो तेल ऑलरेडी यहां पे जलने के लिए तैयार था, जो रेबल करने के लिए लोग ऑलरेडी तैयार थे, लेकिन उसको चिंगारी मिली, उसको यहां पे धक्का दिया किसने? इसने, द इशू ऑफ ग्रीज्ड कार्टिलेज ने। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में द काजेस ऑफ रिवोल्ट, वहां पे आप लिख लेना, ब्रिटिश हिस्टोरियन का भी वो क्या लिखते हैं, काज क्या था, और मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियन लिखते हैं काज क्या था। ठीक है ना दोस्तों, ओके। दूसरी बात, अगर वहां पे आपको आया ऐसा क्वेश्चन, मेंशन द इमीडिएट रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट रीजन क्या है, तो आप लिखना है ग्रीज्ड कार्टिलेज। जो यहां पे मंगल पांडे, इसकी जो रेजिमेंट थी, वहां पे उन लोगों ने जो वहां पे ग्रीज्ड कार्टिलेज अपने दांतों से काटते थे, वो उनको बर्दाश्त नहीं था और उन्होंने रिवोल्ट किया। सो दिस इज द इमीडिएट रीजन। लेकिन फंडामेंटल रीजन कौन है? फंडामेंटल रीजन यहां पे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक काज, जैसे कि आपका पॉलिटिकल काज, जैसे कि आपका सोशियो रिलीजियस काज। ठीक है ना, बहुत सारे काजेस। तो दोस्तों, पहले हम फंडामेंटल रीजंस के बारे में बात करेंगे, पहले हम मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियन के जो काजेस है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक काजेस। ठीक है, इकोनॉमिक काजेस, क्या काज था, क्या अंदर दिल में आग लगी थी बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक इंपैक्ट, कि जिसकी वजह से लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। तो दोस्तों चलो पढ़ते हैं इस खूबसूरत टॉपिक को, इस मजेदार टॉपिक को। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है आपको एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। दोस्तों, क्या मैंने पढ़ा है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स? हाँ सर, आपने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट। ठीक है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, जब मैंने आपको पढ़ाया था रैयतवारी सेटलमेंट में मैंने क्या बोला था? जो यहां पे जमींदार हुआ करता था, जमींदार भाई को बोला गया, जमींदार भाई आप जाओ, अब बैठो कहीं और, आपकी जमीन हम लेंगे और हम डायरेक्टली यहाँ पे जो पीजेंट्स है उनसे हम डायरेक्टली बातचीत करेंगे, उन्हीं से हम डायरेक्टली रेवेन्यू लेंगे, अब आपकी छुट्टी, जाओ। पीजेंट बोलेगा ना, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए, यानी ये रिवोल्ट क्यों करेगा? क्योंकि इसको तो इसकी जमीन वापस चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां पे अंग्रेजों ने क्या किया? रैयतवारी सिस्टम, यानी डायरेक्ट आप पीजेंट्स के साथ यहां पे थोड़ा सा लेन देन वाला मामला किया। लेकिन इस पीजेंट को बोला जाएगा कि जो आपको यहां पे प्रोड्यूस निकलेगा, यानी जो आपको यहां पे कल्टीवेशन में प्रोड्यूस निकलेगा, फॉर एग्जांपल अगर इसको 50 क्विंटल्स ऑफ राइस निकलता है तो अंग्रेज बोलेगा, अरे भाई मुझे 25 क्विंटल चाहिए, मुझे 25 क्विंटल दो, यानी 50% ऑफ प्रोड्यूस मुझे दो। ये बेचारा तो पीजेंट यहां पे मर ही जाएगा, बेचारा खुद खून पसीने की मेहनत करके 50 क्विंटल यहां पे साल में उगाता है, लेकिन अंग्रेज आएगा और वो कुछ भी नहीं करेगा और 25 क्विंटल यहां पे ले जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। सो ये पीजेंट भी बेचारा मर गया। सो रैयतवारी सिस्टम से यहां पे हम आपको दिखाएंगे, रैयतवारी सिस्टम से यहां पे, यानी जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स है, यहां पे ना इस जमींदार को कोई फायदा आया, यानी इस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा क्योंकि इसकी जमीन ही छीन ली गई। और अब इनको क्या पीजेंट्स को लगा, चलो अब ब्रिटिश डायरेक्टली हमसे डील करेगा, लेकिन इस पीजेंट को भी कुछ फायदा नहीं है। इसको भी बोला गया ग्रेटर और इक्वल टू 50% यहां पे आपको प्रोड्यूस देना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। सो दोनों तबका, यानी जमींदार भी और पीजेंट भी यहां पे एडवर्सली इफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। ठीक है ना दोस्तों, ओके। सो अब ये क्या करेंगे? अब ये जमींदार जो है, जो लैंड होल्डर्स है, उनकी तो लॉस ऑफ लैंड हो जाएगी, उनकी तो जमीन ही छिन जाएगी। दोस्तों, यहां पे हम कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अगर किसी की 1 इंच भी जमीन कोई हड़प लेता है तो यहां पे कत्ल हो जाते हैं। लेकिन आप मान के चलिए, जब जमींदार की हेक्टेयर्स में लैंड छीन ली जाएगी, जब अंग्रेज उसके हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को कब्जा करेगा, तो दोस्तों क्या होगा? ठीक है ना। दूसरी बात, अब जब यहां पे ब्रिटिश आती है तो बहुत सारे लोगों पे
टैक्सेशन लगाती है जमींदार्स पे, कल्टीवेटर्स पे, यहाँ पे बहुत सारा टैक्स लगता है। इवन ये भी बोला गया है कि फेमाइनिज में भी नहीं बख्शा गया, लोगों को फेमाइनिज में भी टैक्स देना पड़ा, लोगों को यहाँ पे कहत साली में भी प्रोड्यूस का 50% देना पड़ा। ठीक है ना। अब ये जो कल्टीवेटर थे वो क्या करते बेचारे, अब फेमाइन है, टैक्स ज्यादा है, प्रोड्यूस कम निकलता है, उनको प्रोड्यूस देना है, तो ये जाते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, ये जाते थे लोन मांगने के लिए किसके पास, मनी लेंडर को। और मनी लेंडर भी किन का आदमी होता था, मनी लेंडर भी अंग्रेजों का ही एक बैकग्राउंड में ही अंग्रेज उसका साथ देते थे, उसको पुलिस भी साथ देती थी अंग्रेज की, मनी लेंडर को अंग्रेजों का ही एक बिल्कुल पैट्रोन था, एक साथ था। ठीक है, तो मनी लेंडर यहां पे इनको लोन देता था, लेकिन मनी लेंडर लोन किस इंटरेस्ट पे देता था, 50% इंटरेस्ट। बोलता था अगर आपको लोन लेना हो तो लो, 50% इंटरेस्ट पे लोन लेना है तो ले जाओ, नहीं लेना है तो छोड़ो। वो बेचारे मजबूर थे, कल्टीवेटर्स मजबूर थे, और यहां पे 50% इंटरेस्ट पे लोन लेते थे। बाद में हम देखेंगे कि वो कर्जे में डूब जाएंगे, और मनी लेंडर क्या करेगा, इनकी लैंड ही इविक्ट करेगा, हड़प करेगा दोस्तों। और फिर हम देखेंगे जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, यहां पे इस पीजेंट को मौका मिलेगा इस लैंडलॉर्ड को या इस मनी लेंडर का मकान जलाने के लिए, क्योंकि इसको तो आग लगी है ना दिल में, क्योंकि इसकी तो जमीन छीन ली गई है ना। रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये पीजेंट, ये कल्टीवेटर इस मनी लेंडर के मकान को ही जलाएगा। ठीक है ना दोस्तों। सो दिस वॉज द इकोनॉमिक काज। इकोनॉमिक काज क्या था जो हमने पढ़ा, जमींदार की लैंड छीन ली गई, कल्टीवेटर को ये सारा लोन मनी लेंडर ने दिया, फिर मनी लेंडर ने इसकी जमीन छीनी, यहाँ ब्रिटिश ने डायरेक्टली यहाँ पे टैक्स लगाया, 50% से ज्यादा प्रोड्यूस देना पड़ेगा। सो दीज वर सम इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सारे सेक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर थे, जैसे कि जमींदार, जैसे कि पीजेंट, जैसे कि लैंडलॉर्ड, जैसे कि लैंड होल्डर, वो सारे यहाँ पे सफर हो गए। ठीक है ना। ओके दोस्तों।
दोस्तों देखो पॉलिटिकल काज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के रिलेटेड। यहां पे हमने पढ़ा कि अंग्रेजों के जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उसने सब्सिडरी अलायंस की वजह से बहुत सारी इंडियन स्टेट्स हड़प कर ली थी। डलहौजी की वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आया, इसकी वजह से भी बहुत सारी स्टेट्स हड़प ली गई। दोस्तों जो ये एनेक्सेशन करते थे, जो ये छीन लेते थे इन राजाओं की रियासतें, ये बना यहां पे पॉलिटिकल काज, जिसकी वजह से ये जो इंडियन राजा था, जो ये इंडियन रूलर था, ये एम्बिटर्ड हो जाएगा, यानी इसको नफरत हो जाएगी अंग्रेजों की। ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंग्रेजों ने लगाया ना, ये बेसिकली लैप्स ऑफ मॉरल्स है। यानी अंग्रेज इंडियन के जो रूलर्स है, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एक और नाम दिया, लैप्स ऑफ मॉरल्स। यानी इसने बोला कि अंग्रेजों की जो इज्जत है वही लैप्स हो गई, ना कि हमारी स्टेट। यानी ये यहां पे बोलेगा कि अंग्रेज अब अपनी इज्जत गवा बैठा, अंग्रेज अब इतना लुच्चा लफंगा बन गया कि यहां पे हमारी स्टेट किसी और डॉक्ट्रिन की वजह से, कोई जो डॉक्ट्रिन वजूद में ही नहीं है। देखो दोस्तों, अगर किसी का बेटा नहीं तो क्या ये कोई बात हुई कि उसको बोलेंगे आपका बेटा नहीं, अब हम आपकी लैंड छीनेंगे, क्योंकि आपका कोई वारिस नहीं है, आपका कोई संतान नहीं होगी अब जो आपकी जमीन कल को चलाएगी। तो दोस्तों ये कौन सी बात हुई, इसीलिए इंडियन रूलर्स यहां पे बड़े खफा हो गए, बड़े नाराज हो गए। और यहां पे हम देखेंगे डिफरेंट इंडियन स्टेट्स के जो रूलर्स थे वो यहां पे फिर बढ़ जाएंगे और रिवोल्ट में हिस्सा लेंगे। दोस्तों चलो पहले बात करती है झांसी इलाके की। दोस्तों झांसी कहां पे पाया जाता है, झांसी आपके बुंदेलखंड रीजन का एक इलाका होता था जिसपे मराठास का राज होता था। यानी इट वाज ए मराठा रूल्ड प्रिंसली स्टेट इन द बुंदेलखंड रीजन। मैंने आपको दिखाया भी है, इसलिए यहां पे मैप नहीं मैंने ऐड किया है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको ये दिखाया है। यहां पे 1853 में हम देखेंगे, यहां पे जो राजा होता है जिसका नाम होता है गंगाधर राव। ये जो एक्स में लिखता हूं ना यहां पे, इसका मतलब होता है शादी करना, एक्स यानी क्रॉस। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्रॉस लिखते हैं, इसलिए मैं भी यहां पे लिखता हूं। सो इन शॉर्ट गंगाधर राव जो होता है ये यहां पे राजा होता है 1853 में। ये शादी करते हैं रानी लक्ष्मीबाई से, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, इनका कोई बेटा नहीं होता है, इसीलिए ये सन को अडॉप्ट करते हैं, कहीं से बेटा लाते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिसे हम कश्मीरी में मंगत कहते हैं। इन शॉर्ट गंगाधर राव यहां पे बादशाह होते हैं, उनकी बीवी रानी लक्ष्मीबाई, उनका कोई बेटा नहीं होता है और ये अडॉप्ट करते हैं सन को। लेकिन जैसे ये अडॉप्ट करते हैं सन को, तो अंग्रेज को तो मौका मिलेगा, अंग्रेज बोलेगा 1853 में बोलेगा अरे भाई आपका तो कोई वारिस नहीं है। और यहां पे गंगाधर राव डेड हो जाते हैं, 1853 में वो मर जाते हैं। तो अंग्रेज क्या करेगा, अंग्रेज को यहां पे मौका मिलता, वो बोलता है लोहा गर्म है, चलो हथौड़ा मार ही देते हैं। वो रानी लक्ष्मीबाई के पास आते हैं, बोलते हैं कि आप अपने अडॉप्टेड सन को बादशाह नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, और ये आपकी जो झांसी इलाका है ये अब हमारा हो गया, यानी ये अब ब्रिटिश का हो गया। और आपको क्या करेंगे, जो रानी लक्ष्मीबाई हो, आप जाओ, आपको हम 60,000 रुपीज पेंशन देंगे, आप जाओ झांसी इलाके से चले जाओ, जो इस पैलेस में बैठे हैं, आप झांसी के जो फोर्ट में बैठे हैं, पैलेस में बैठे हैं, यहां से चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, हम आपको क्या देंगे, एनुअल पेंशन देंगे। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन रानी झांसी क्या बोलेगी, रानी झांसी बोलेगी, यानी झांसी की रानी बोलेगी झांसी मेरी नहीं दूंगी। जो आपने यहां पे सीरियल्स में भी सुना होगा कि मेरी झांसी नहीं दूंगी, यानी ये जो मेरा इलाका है झांसी, मैं ये हरगिज नहीं दूंगी। तो ये क्या करेगी, 1857 में जब ये देखेगी कि मंगल पांडे ने वहां पे रिवोल्ट किया, तो ये आएगी और मंगल पांडे का साथ देगी और घोड़े पे आएगी। तो दोस्तों हम देखेंगे फिर बाद में फिल्म में भी हमने देखा होगा कि झांसी की रानी फिर घोड़ों पे आके यहां पे 1857 रिवोल्ट को ज्वाइन करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाएंगी। ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से एक और स्टेट जिसका नाम होगा अवध। तो दोस्तों यहां पे अवध, मैंने आपको भी पढ़ाया है कि अवध यहां पे कैसे एनेक्स हुआ, अंग्रेजों ने अवध को कैसे छीना। अंग्रेजों ने बेसिकली यहां पे जो नवाब वाजिद अली शाह थे, नवाब वाजिद अली शाह यहां के राजा थे अवध के। ठीक है ना दोस्तों, इसको डिथ्रोन किया गया, इसको तख्ते से उतारा गया बिकॉज आप बोला गया कि मिस गवर्नेंस, इसको बोला गया कि आपको हुकूमत करनी नहीं आती, आपकी वजह से लोग नाराज हैं, लोग खुश नहीं है, लोग चाहते हैं कि राजा को हटा दो। लेकिन लोग तो नहीं चाहते थे, अंग्रेजों ने झूठ बोला इसे, नवाब वाजिद अली शाह को। और जो यहाँ के
जो यहाँ के एक तो था राजा नवाब वाजिद अली शाह, इसको क्या किया, इसको उतारा गया तख्ते से, बोला गया कि आप मिस गवर्नमेंट का चलाते हो, आपको गवर्नमेंट चलानी ही नहीं आती है। और जो यहाँ पे तालुकदार थे, अभी भी मैंने बोला तालुकदार की लैंड छीन ली गई, उसको बोला कि आप लोगों पे जुल्म करते हो। तालुकदार को बोला गया कि आप पीजेंट्स पे अप्रेशन करते हो, इसीलिए आप भी यहां से दफा हो जाओ। वाजिद अली शाह साहब को दफा किया, तालुकदार जो बचे थे इस अवध में उसको भी दफा किया। उनको बोला गया, उनको इल्जाम लगाया गया कि आप जो गरीब तबका के लोग हैं, जो यहाँ पे पीजेंट्स हैं, आप इन पे जुल्म करते हो, इसीलिए आप भी दफा हो जाओ। सो अब तो मौका साफ था, अब यहां पे खुद यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे कौन, अंग्रेज। लेकिन दोस्तों यहां पे हम देखेंगे कि अवध के लोग हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज जब यहां पे हुकूमत करेगा आप डायरेक्टली, तो लोग तो बेचारे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज का मकसद क्या था, यहां पे सिर्फ पैसे कमाना, इनका मकसद थोड़ी था लोगों को खुश रखना, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो इस ब्रिटिश आर्मी में अवध की आर्मी थी, उनको सैलरी ही नहीं मिलेगी बेचारों को, उनको तनख्वाह ही नहीं मिलेगा टाइम पे, वो क्या होंगे, वो भी यहां पे खफा हो जाएंगे अंग्रेजों से। और यहां पे कोटियर, जो मैंने अभी भी बोला, जो दरबार में, शाही दरबार में, नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में जो कोटियर्स बैठते थे, जो बैठते थे बेचारे पोइटर्स, ड्रामाटिस्टर्स, आर्टिजनस, जो बैठते थे कलाकार लोग, वो यहां पे उनकी जॉब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब कोर्ट ही नहीं रहा तो कोटियर्स कहां रहेंगे दोस्तों। इसी तरह से तालुकदार ये भी डिस्पोजेस्ड हुए, इनके जो फोर्ट्स थे इनको छीना गया, इनके फोर्ट्स को छीना गया यहां पे। इन शॉर्ट हम देखेंगे यहां पे जो बहुत सारी सेक्शंस या हर सेक्शन ऑफ अवध यहां पे डिसकंटेंट हुआ था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों की वजह से यहां पे तंग आ गया था दोस्तों। अब इसीलिए फिर हम देखेंगे जब बाद में यहां पे न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जो अभी भी मैंने बताया 21,000 तालुकदार उसको यहां पे इविक्ट किया जाएगा, दफा किया जाएगा। बाद में हम देखेंगे जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा दोस्तों, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब होगा, तो यहां पे हम देखेंगे अवध के लोग भी इस रिवोल्ट में शमूलियत करेंगे, इस रिवोल्ट में हिस्सा लेंगे, और सबसे ज्यादा लोग यहीं से आएंगे, यानी 3/4 अडल्ट पॉपुलेशन। यानी फॉर एग्जांपल अगर अवध में 100 जवान लोग थे, अगर अवध में उस टाइम 100 जवान लोग थे, यानी पॉपुलेशन ऑफ अवध एट दैट टाइम वाज 100 यंग पीपल। सो इस 100 में से 75 लोगों ने डायरेक्टली रिवोल्ट में हिस्सा किया, यानी 3/4 यहां पे आबादी ने रिवोल्ट में हिस्सा लिया। इसीलिए इसको स्टॉर्म सेंटर कहा जाता है, स्टॉर्म सेंटर ऑफ रिवोल्ट, ठीक है ना दोस्तों। इतने सारे लोगों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया, इससे आपको अंदाजा होगा कि लोग कितने तंग आ गए थे दोस्तों। अब पेशवाज की बात करते हैं, अब मराठास की बात करते हैं। मैंने आपको बताया नाना साहब ये एक अडॉप्टेड सन था लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड का। मैंने आपको बताया जब इसको यहां से बोला गया कि यहां से चले जाओ, कहीं पे ठिकाना लो, हम आपको पेंशन देंगे, लेकिन बाद में वो पेंशन भी इसको बंद किया गया, यानी इसको अब कोई पेंशन नहीं दिया जाता था। और इसको यह भी बोला गया कि पुणे से दफा हो जाओ और कहीं पे रुक जाओ, कानपुर चले जाओ, दूर चले जाओ, कानपुर चले जाओ। तो ये बेचारा भी यहां पे तंग आ जाएगा, बोलेगा कि मुझे पेंशन नहीं मिला, मैं तो यहां पे मराठास बाजीराव का बेटा था, मुझे तो कोई पेंशन नहीं देता है अब, और मुझे पुणे से भी दफा किया गया, कानपुर भेजा गया मुझे। इसीलिए जब रिवोल्ट होगा, रिवोल्ट 1857 जब होगा, हम देखेंगे कि कानपुर में रिवोल्ट नाना साहब ही यहां पे खड़ा करेंगे, और नाना साहब ही यहां पे इस रिवोल्ट के बैनर को, यहां पे इसी झंडे को गाड़ेंगे, झंडा गाड़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है ना दोस्तों। कहां पे, कानपुर पे। क्यों? क्योंकि अभी कानपुर चला गया है बेचारा। मेल्सन यहां पे लिखते हैं कि जो यहां पे डलहौजी की पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इंडिया ने इसको ये समझा ब्रिटिश प्लेइंग द वॉल्फ इन द ग्रैब ऑफ द लैम्ब, जिसे हम कश्मीर में कहते हैं गैबी विथ शाल, ठीक है ना दोस्तों। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लगाया, पॉलिसी ऑफ डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, लेकिन जिसकी वजह से लोग यहां पे सफर हो गए, लोगों की, राजाओं की रियासत ही छीन गई, और जो लोग यहां पे थे वो बेचारे सफर हो गए। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम पॉलिटिकल काज पढ़ रहे हैं। क्यों? बहुत सारे राजा यहां पे इनके खिलाफ हो गए और रिवोल्ट में हिस्सा लिया। एक तो थी ये बात। दूसरी ये बात मैंने आपको पढ़ाया कि ब्रिटिश लोगों की एक खासियत थी, वो बड़ा चालाक था, वो बड़ा मक्कार था, वो वो पहले वार करता था, यानी जब इंडिया का राजा सोया होता था वो आता था, हमला करता था और वार कर लेता था। लेकिन फिर जब उसको लगता नहीं, अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, अब मैं यहाँ पे अपने पैसे, रेवेन्यू मेरा लॉस हो रहा है, मुझे खर्चा ज्यादा आ रहा है जंग पे,
और मेरी आर्मी मर रही है, तो वो क्या करता था, वो बोला था भाई 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 माफी 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 मांगता हूं, माफी गलती हो गई, मैं ट्रीटी करूंगा। और ये क्या करता था, ट्रीटी साइन करता था। और जो ट्रीटी में यहां पे कंडीशंस रखी जाती थी, जो यहां पे क्लासेस आर्टिकल्स होते थे ट्रीटीज के, ये मुकर जाता था बाद में, 1 साल बाद 2 साल बाद ये मुकर जाता था। और क्या करता था, और जब ये राजा सोया होता था, ये फिर से आता था और इसको हमला करता था, फिर से वार करता था, यानी वार, ट्रीटी एंड वार। मैंने इसको कोड बताया था, व्हाट द विजडम। ठीक है ना दोस्तों। सो यहां पे ये अपने वादों पे, अपनी जुबान पे कभी नहीं रहा, ये मुकर जाता था दोस्तों। सो इसकी वजह से यहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेस्टीज जो इसका था, जो इसकी इज्जत थी, जो पॉलिटिकल इज्जत थी, वो यहां पे खत्म हो गई थी। अब राजा इस पे भरोसा ही नहीं करते थे, अब लोग इस पे भरोसा ही नहीं करते थे दोस्तों। इसीलिए फिर हम देखेंगे 1856 में जब यहां पे मुगल रूलर होते थे प्रिंस फकीरुद्दीन, जो यहां पे इसके बेटे होते हैं प्रिंस फकीरुद्दीन रूलर के, इसको भी ह्यूमिलेटिंग कंडीशन में रखा जाता है। अंग्रेज इसको भी बोलता है नहीं आपको यहां पे ये करना है, वो करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, हमारे मुताबिक चलना है। ठीक है ना। और ये भी बताया जाता है कि जो अब लीडर आएगा इसके बाद, यानी बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर होते थे, उसको भी बताया जाएगा कि यहां पे अब जो आपका टाइटल है ये खत्म करेंगे, और जो आप पैलेसेस में, यानी रेड फोर्ट में जो आप रहते हो, रेड फोर्ट को खाली करो। अब हम इस रेड फोर्ट का, अब रेड फोर्ट का जो हक है वो हमारा है। तो दोस्तों हम यहां पे देखेंगे लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल होते हैं जब रिवोल्ट होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब मेरी तरफ से एक क्वेश्चन आप लोगों को, वो ये कि मुझे बताओ दोस्तों, रेड फोर्ट किसने बनाया था? और इस रेड फोर्ट को अब यहां पे अंग्रेज बोलेंगे कि रेड फोर्ट हमारा है, यहां से इसको खाली करो। बहादुर शाह को बोला जाएगा दफा हो जाओ यहां से, इसको खाली करो, रेड फोर्ट को, यहां से चली जाओ, और ये रेड फोर्ट अब हमारा। ठीक है ना दोस्तों। सो मुझे बताना रेड फोर्ट किसने बनाया। सो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इमीडिएट काज क्या होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, और यहां पे फंडामेंटल काजेस क्या थे, या मैंने पढ़ाया हिस्ट्री, ब्रिटिश की हिस्ट्री के मुताबिक क्या काज था, और इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस के मुताबिक क्या काज थे। और पहले हमने पढ़ा मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस के मुताबिक कौन सी काजेस थे, या हमने उनको बोला फंडामेंटल काजेस। उसमें हमने पढ़ा इकोनॉमिक काज, एंड उसमें हमने पढ़ा पॉलिटिकल काज। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव काज, होपफुली सोशो रिलीजियस काज, और भी बहुत सारे काजेस दोस्तों। ठीक है ना। ओके दोस्तों, जितना हो सके जल्दी से जल्दी हम इस चीज़ को खत्म करें, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई है पिछले लेक्चर्स में। ओके माय डियर फ्रेंड, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।